जय हिंद फ्रेंड्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24 पे। आशा करता हूं कि कहानियां आपको एकदम स्पष्ट होती जा रही होंगी। इन पोर्शनों को लोग बहुत टेक्निकल मानते हैं कि बहुत उलझाऊ है और वैसा है, कुछ भी उलझाऊ नहीं है। अब राज्य किस पे बनता है? स्टेट। मैं इस प्रोग्राम के अंत में इतिहास की एक सिनॉप्सिस दे दूंगा। मानव विकास क्रम, ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पूरा क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको दे दूंगा। तो जब स्टेट बनेगा यानी इकोनॉमी की गोद में बनेगा, ये तो एकदम क्लियर बात है। फिर रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, सोसाइटी पैदा होगी, पॉलिटी पैदा होगी, सब कुछ पैदा होगा। अब तिब्बत में आज तक, तिब्बत, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे स्टेट फॉर्मेशन नहीं हो पाया। तिब्बत उनमें से एक है। स्टेट फॉर्मेशन नहीं हो पाया क्यों? क्योंकि रिसोर्स का एरिया नहीं है। रिसोर्स का एरिया नहीं है। जहां भी रिसोर्स का एरिया होगा वहां स्टेट बनेगा। जैसे ही वो डेवलपमेंट के एलिमेंट्स वहां पहुंचेंगे वहां स्टेट बनेगा। तिब्बत एक कितना बड़ा एग्जांपल है। दो विकसित देशों के बीच में है, एक चाइना एक भारत, लेकिन पठार है। पठार है, कुछ है ही नहीं वहां पे, कोई रिसोर्स ही नहीं, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं उसको। इसलिए तिब्बत आज तक स्टेट नहीं बन पाया। यह कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जहां रिसोर्स है वहां स्टेट बनेगा। अब मौर्यन पीरियड, क्या है समयकाल? 322 बीसी से 185 बीसी, मौर्यन पीरियड। कहां बैठे हैं मौर्यंस? यहां बैठे हैं, ये पाटलिपुत्र, गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, यहां बैठे, जहां ये चारों नदी मिल रही, यहां पे बैठे हैं वो, यहां पे मौर्य बैठे हुए हैं। इधर उनका पूरा कब्जा है, ये पूरा इलाके पे उनका कब्जा है। फिर उनका तोसली, फिर उनका कब्जा यहां तक है, अफगानिस्तान तक। ये गुजरात उनका कब्जा है। गिरनार, सुदर्शन लेक का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने कराया। फिर उनका कब्जा यहां है, ये पूरे इलाके पे है, यहां तक है, क्योंकि मौर्य के अभिलेखों में केरल पुत्र, चेर जिनको हम कहते हैं, पांड्य, चोला, इनका सबका वर्णन है। अब आखिर मौर्यों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी? मौर्य अब यहां ये इस इलाके पे क्यों? अब ये मिडिलमैन का काम कर रहे हैं। ये इंडो चाइना का पार्ट है। इंडो चाइना से क्या आ रहा है? सिल्क आ रहा है, यहां से सिल्क आ रहा है, चाइना से सिल्क यहां आ रहा है, और फिर ये सिल्क भारत में आ रहा है। यहां से साउथ ईस्ट एशिया से यहां पे क्या आ रहा है? स्पाइसेस आ रहा है। सिल्क और स्पाइसेस की सबसे ज्यादा मांग पश्चिम में है, यूरोप में। फिर इस रास्ते से सिल्क रूट पे जा रहे हैं। सिल्क रूट पे पहुंचेंगे, फिर यूरोप पहुंचेंगे, फिर ये गुजरात, सब इकोनॉमी, ये एरिया, ये जो एरिया है जिसको मैं दक्कन बोलता हूं, ये तुंगभद्रा तक, ये दक्कन है। ये किस चीज के लिए फेमस है? ये दोआब के लिए फेमस है, मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। ये पोर्ट्स के लिए फेमस है, ये रिसोर्सेस के लिए फेमस है। देखो सारी नदियां घूम रही है। फिर साउथ इंडिया आ गए, ये केव ऑफ अली बाबा है। केव ऑफ अली बाबा यानी संपत्ति का क्षेत्र। फिर यहां भी दोआब है, यहां भी सैंडलवुड, सोने की खान, स्पाइसेस, ये देखो नीलगिरी हिल्स, पूरा स्पाइसेस, ये पूरा स्पाइसेस,
मसाला का एरिया, फिर सोने की खान, गोल्ड, कोलार, फिर दोआब, फिर पोर्ट्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया से सीधा संबंध। श्रीलंका गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप, गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप से सीधा संबंध। और इसीलिए यह जगह बन जाती है अली बाबा की गुफा। अब मौर्य काल में क्या है कि राजनीतिक सेंटर यहां पे है, बाकी उन्होंने 5 राजधानियां बना रखी है, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, तोसाली, सुवर्णगिरी। और इन 5 सेंटरों से इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को वो चला रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों के शासनकाल की वजह से ब्रिटिश रूल चैनलाइज्ड मॉडर्न आइडियाज इन इंडिया, ऐसे ही मौर्यन रूल channelized urban ideas where Deccan and South, Deccan and South। ऐसे समझिए, ये भारत आधुनिक भारत कैसे बना? ब्रिटिश रूल की वजह से। उन्होंने चैनलाइज किया मॉडर्न आइडियाज को भारत में। ऐसे ही ये मौर्यन रूल जो रहा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे, इसी मौर्यन रूल के साथ विस्तार हुआ किसका? करेंसी सिस्टम का, वेट पैडी ट्रांसप्लांटेशन का, मेटलर्जी का। और फिर यहां से एक दूसरे चरण की हिस्ट्री की शुरुआत होती है। 200 बीसी से 300 एडी, यह है दूसरा चरण। 200 बीसी से 300 एडी, यह दूसरा चरण है। एंशिएंट इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट चरण है। यहां पे आपको कौन मिलेगा? नॉर्थ में कुशांस, यहां कुशांस मिलेंगे। यहां डेक्कन में कौन मिलेगा? सातवाहनास मिलेंगे, वाहनास मिलेंगे। यहां कौन मिलेगा? यहां चेर मिलेंगे, यहां चोल मिलेंगे और यहां पांडे मिलेंगे। ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इस फेज की खासियत क्या है? इस फेज की खासियत है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। अब जब नगरीकरण कह दिया तो बात स्पष्ट हो गई, बात एकदम स्पष्ट हो गई। करेंसी सिस्टम होगा, सिटीज होंगी, ट्रेड होगा। और ये सब बना कैसे? लोकल एलिमेंट्स किससे मिलकर? फॉरेन एलिमेंट से मिलकर। ये सब हमने डिस्कस किया। अब तीसरा चरण, थर्ड, ये है 300 एडी से 750 एडी। अब नॉर्थ में क्या होगा? गुप्ता रूल होगा, कन्नौज के आसपास। यहां गुप्ताज होंगे, हर्षवर्धन होगा। यहां कौन होगा? चालुक्य होंगे, चालुक्याज ऑफ बादामी। यहां तुम्हारे इक्ष्वाकु होंगे। यहां तुम्हारा होगा पल्लव, यहां कदंब, यहां पांडे, यहां वाकाटक, $300 एडी से 750 एडी के बीच में ये सब नए नए राज्य एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा
कदंब और पल्लव के बीच में एक और छोटा सा राज्य यहां पे होगा, गंगाज ऑफ मैसूर। इनकी राजधानी थी कोलार। अब सवाल यह उठा कि इतने राज्य कैसे पैदा हो गए। अगर आप पिछला फेज देखो तो यहां पे सीधे सीधे 3 यहां है, 1 यहां है। नॉर्थ तो पहले से ही पनप रहा है। इतने राज्यों का उद्भव कैसे हो गया? ऐसी कौन सी घटना घट गई 300 एडी से 750 एडी? इन सब की समृद्धि किस पे डिपेंड थी? रोमन ट्रेड पे। इन सब की समृद्धि किस पे डिपेंड थी? रोमन ट्रेड। क्योंकि यही रोमन ट्रेड सोना लेकर आता था, गोल्ड। चीन और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड में हमारे पास गोल्ड नहीं आता था, यहां बार्टर ट्रेड हो जाता था। कुछ सामान हम उनसे लेते थे, कुछ सामान हम उनको देते थे, लेकिन पश्चिम को हमें देने के लिए कुछ भी नहीं था। शराब थी, वो हम देसी बना लेते थे, और जो बाहर की शराबें आती थी वो सिर्फ शाही वर्ग, एरिस्टोक्रेसी यूज करता था। तो ट्रेड हमारा चाइना से भी चलता था, साउथ ईस्ट एशिया से चलता था, श्रीलंका से चलता था, पर वहां बार्टर की गुंजाइश ज्यादा थी, क्योंकि हम उनका कुछ सामान लेते थे, वो हमारा कुछ सामान लेते थे। पश्चिम जो है, वेस्ट, वहां बार्टर की गुंजाइश नहीं थी। उनके पास एक ही सामान था हमें देने को। अब 200 बीसी से 300 एडी, ये सारी प्रॉस्पेरिटी का राज है रोमन ट्रेड। ऑगस्टस का मंदिर बनाया यहां पे, मुजरिस में उन्होंने 2 कंटिंजेंट रखी अपनी। हा? लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पे 2 घटनाएं घटी। पहली घटना, बैन बाय रोमन्स ऑन ओरिएंटल गुड्स। पूरब से जो सामान आता था उस पर रोमन्स ने बैन लगा दिया। प्लिनी रो रहा है, प्लिनी रो रहा है, कहता द एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज बीइंग ड्रेन्ड टुवर्ड्स इंडिया। रो रहा है प्लिनी, ड्रेन ऑफ वेल्थ को लेकर रो रहा है। फिर रोमन्स ने बैन लगा दिया ओरिएंटल गुड्स पे, बहुत सारे गुड्स पे बैन लगा दिया। सिल्क बनाना सीख लिया, अब ट्रेड पे बैन लगा दिया, सिल्क बनाना सीख लिया, यह सब मैं समझा चुका। और दूसरी तरफ रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। इससे क्या पैदा हुआ? फ्यूडलिज्म। ये सब चर्चा कर चुके हैं हम। और फ्यूडलिज्म में लैंड ग्रांट्स, लैंड ग्रांट्स इस फेज की सबसे बड़ी खासियत है, लैंड ग्रांट्स। स्पेशली ब्राह्मण्स, वाकाटक, इक्ष्वाकु, गंगाज, बदा, चालुक्य, सबकी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिली, सबकी। और ये चिल्ला चिल्ला के इस लैंड ग्रांट के बारे में बता रहे हैं। किसको? बेसिकली ब्राह्मणास को। तो दूसरा बेसिक फीचर है, दूसरा बेसिक फीचर क्या है? विक्ट्री ऑफ ब्राह्मणिज्म। एक्सपेंशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी। जमीन खाली पड़ी है ना, एक्सपेंशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार, ब्राह्मणवाद की विजय, भूमि अनुदान, और फिर टेंपल और संस्कृत को प्रोत्साहन।
ये 5 फीचर है इस फेस में। ब्राह्मण और ब्राह्मण संस्कृति दक्कन और दक्षिण के विकास में एक अहम स्तंभ बन गए। यह नीचे नोट करके लिख लो। ब्राह्मण और ब्राह्मण संस्कृति दक्कन और दक्षिण भारत के विकास में अहम स्तंभ बन गए। Brahmanas and Brahminical culture played a key role in the growth and development of Deccan and South India. तो सबसे पहला कौन है? वाकाटक्स। वाकाटक्स गंगाधर। तो मैंने कहा जहां रिसोर्स होगा, जहां इनकम का सोर्स होगा, वहां स्टेट बनेगा। स्टेट बन चुका है पहले फेज में 200 बीसी से 300 बीसी के बीच में, 200 बीसी से 300 एडी के बीच में। लेकिन अब इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में एक स्टेट का एक्सपेंशन होगा। काफी लैंड पड़ा हुआ है, रिसोर्सेस पड़ी हुई हैं, तो एक तो स्टेट एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा ये। अब डेक्कन और साउथ इंडिया में स्टेट एक्सपेंशन होगा। ट्रेड डिक्लाइन कर चुका है, रोमन ट्रेड वही आय का सबसे बड़ा सोर्स था। तो अब एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लैंड ग्रांट्स का सहारा लिया जाएगा। स्टेट का एक्सपेंशन होगा क्योंकि ये सब रिसोर्स वाला एरिया, पूरा रिसोर्स है, पोर्ट्स हैं, फर्टाइल लैंड है, दोआब है, तो होगा। लेकिन चूंकि रोमन ट्रेड डिक्लाइन कर चुका है तो लैंड ग्रांट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक, इनके पास एक डेवलप्ड प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल किसके पास है? डेवलप्ड प्रिंसिपल पॉलिटी का, इकोनॉमी का, सोसाइटी का, रिलीजन का विकसित सिद्धांत, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म का किसके पास है? ब्राह्मणिज्म के पास है। तो मानी सी बात है कि अगर एक स्टेट का एक्सपेंशन होना है तो सबसे ज्यादा फायदा आप किसको होने जा रहा है? ब्राह्मण्स और ब्राह्मणिज्म को। और यही आज तक ब्राह्मण्स और ब्राह्मणिज्म की ताकत है, सूत्र है उनके पास। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने पकड़ लिया था। इसी बात को ज्योतिबा फूले ने पकड़ लिया था। लेकिन ये हमारे देश के लोग, एक फॉर्मूला दे गया डॉक्टर अंबेडकर, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस दुनिया के, देश के नहीं, इस दुनिया के जितने दलित, गरीब, वंचित हैं, वो इस सूत्र को अगर फॉलो कर लें, हम भले ही पैदा हुए ब्राह्मण कुल में, इन कौन से राजा के बेटे थे? हमारे पिताजी एक बाबू थे, साइकिल पे चलते थे, 2 कमरे के मकान में रहते थे। लेकिन ये सूत्र पकड़ में आ गया कि शिक्षा शेरनी का दूध है। नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ना है, समझ विकसित के लिए। और जिसकी समझ विकसित हो गई वो कुछ भी करेगा। ब्राह्मणिज्म का विस्तार ही क्यों हुआ 300 एडी से 750 एडी? क्योंकि विकसित सिद्धांत है ब्राह्मणिज्म के पास। किसका? राजनीति का, अर्थव्यवस्था का, समाज का, धर्म का। तो यहां पर पैदा हुए वाकाटक। ये सातवाहन के बाद इस क्षेत्र में पैदा हुए वाकाटक। पहला इंपॉर्टेंट वाकाटक।
ब्राह्मणिज्म, चैंपियंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, चैंपियंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, चैनल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्राह्मणिज्म बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, चैंपियंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, वाकाटक्स, चैनल, ब्रिज बन गया, ब्रिज, उत्तर से दक्षिण के ब्राह्मणिज्म के प्रवाह का ब्रिज बन गए। वैदिक सैक्रिफाइसेस, वैदिक सैक्रिफाइसेस, कौन विरोध करेगा आर्य संस्कृति का? घोड़ा छोड़ेंगे, अश्वमेध करेंगे। प्रवरसेन 4 अश्वमेध किया। ये सारे राजाओं को आप देखोगे अश्वमेध। अभी एक डायनेस्टी आपको बताऊंगा, वहां मयूर शर्मन राजा मिलेगा, 18 अश्वमेध करता है, 18। ये जितने भी राजवंश मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सबके राजा अश्वमेध करेंगे। क्यों करेंगे? घोड़ा छोड़ेंगे। अब कौन आर्य संस्कृति का विरोध कर रहा? हाथ उठाओ। जो हाथ उठाएगा वो मारा जाएगा। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इस वंश का यह है, वाकाटक्स का, कि गुप्ता फैमिली के चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक परिवार में किया। रुद्रसेन सेकंड मर गए और फिर प्रभावती की मदद से चंद्रगुप्त ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। यह इंपॉर्टेंस है इस वंश का। ब्राह्मणिज्म का विस्तार तो होना ही था, दक्कन और साउथ, संभावना के क्षेत्र, पॉसिबिलिटीज। अबू धाबी में मंदिर तो बनना ही है। कौन पैसा लगा रहा है यूएई में? भारतीय। अबू धाबी में मंदिर तो बनना ही है। कौन पैसा लगा रहा है यूएई में? सारे भारतीय बिजनेसमैन पैसा लगा रहे हैं। शोभा, पिरामिड्स, सब भारतीय। दुबई के डाउनटाउन में टहलो, चोपड़ा, वर्मा, कपूर, सब मिलेगा तुमको। सातवाहन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली वाकाटक, चैंपियंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, वैदिक सैक्रिफाइस, अश्वमेध। घोड़ा छोड़ेंगे, पता करेंगे कोई है जो विरोध कर रहा हो। पहला राजवंश। दूसरा, वाकाटक्स के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली चालुक्यास ऑफ बादामी। यह बीजापुर का एरिया, चालुक्यास ऑफ बादामी। अब यह एरिया, बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, कितना समृद्धशाली राज्य रहा। यह देखो, तुंगभद्रा, भीमा, नर्मदा के बीच का एरिया, कोंकण कोस्ट, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखो। और इसका सबसे फेमस रूलर पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन को दक्षिण आना है, अलीबाबा की गुफा में जाना है, इसने रोका। कहां से पता चलता है? आईहोल इंस्क्रिप्शन से। आगे पढ़ेंगे। यह बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स अयोध्या में रहते थे। ये सब लोकल लोग हैं, कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स अयोध्या से हैं। ये अपने आप को ब्रह्मा और चंद्रमा से अपना डिसेंट जोड़ते हैं, ब्रह्मा और चंद्रमा से, मून से। ये लोकल कोई ताकतवर ग्रुप रहा होगा, लोकल कन्नडी ग्रुप रहा होगा,
ब्राह्मणों ने बैक कर दिया, क्या बे सूर्यवंशी। बहुत इंपॉर्टेंट चालुक्याज ऑफ बादामी। इनके फिर कई ग्रुप टूटे, कई सारे वंश की चालुक्याज ऑफ वेंगी इधर एस्टैब्लिश हुए इस वाले एरिया में, चालुक्याज ऑफ वेंगी। लेकिन ये सबसे फेमस और इनकी सबसे भयंकर लड़ाई चली पल्लवों से। आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा परिवार ब्राह्मणकृत। तीसरा इक्ष्वाकु। ये कृष्णा गुंटूर का जो रीजन है ये इक्ष्वाकु का एरिया है। इक्ष्वाकु का एरिया है ये एरिया। इक्ष्वाकु ये भी अपने आप को अयोध्या से जोड़ते हैं। ये सब लोकल लोग हैं, ये सब लोकल लोग हैं जिनके ऊपर छाता फैलाया किसने? ब्राह्मणिज्म ने। और इन सब ने ब्राह्मणिज्म के झंडे को बुलंद किया और आर्य संस्कृति का विस्तार किया। उससे राज्य की स्थापना हुई, समाज की स्थापना हुई, धर्म की स्थापना हुई और दक्कन और भारत विकसित हुआ। इक्ष्वाकुओं के बाद जो अगला राज्य रहा पल्लवास ऑफ कांची। ये पल्लवों का इलाका है, कावेरी पट्टम, पल्लवास। इनकी राजधानी कांची, इनके एक से एक राजा, कांची। वैदिक लर्निंग और टेंपल आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा क्षेत्र। अभी चर्चा करेंगे उस पर। टेंपल एक अलग हेडिंग है। कांची, क्रीपर, तोंडाई नाडु, क्रीपरों का क्षेत्र। जाओ कभी देखो उधर। ये भी लोकल लोग, पल्लवास भाई, स्थानीय लोग, स्थानीय ताकतवर गुट, जिस पर आर्य रंग भरा किसने? ब्राह्मण संस्कृति ने। और एक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ। सब पे चर्चा करेंगे, सब पे। पल्लव पे तो करना ही करना है। कांची, जितने भी स्ट्रैटेजिकली और ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, सब जगह तुम राज्य को बनते हुए देखोगे। पल्लवास, पल्लवास के बाद कदम्बास। ये जो इलाका है तुंगभद्रा के नीचे, ये कदम्बास। और यहां का सबसे फेमस राजा है मयूर शर्मन। कांची पढ़ने गया था, ब्राह्मण है ये मयूर शर्मन। कांची पढ़ने गया था, वहां शायद इसके साथ कुछ बदतमीजी बदसलूकी हुई है। चाणक्य है दक्षिण का। और वहां से निकलकर इसने कदम्ब डायनेस्टी की स्थापना की। 18 अश्वमेध किए, 18 अश्वमेध। इसलिए ब्राह्मण संस्कृति दक्कन और दक्षिण में बहुत ताकतवर है। आज भी उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस कदम्ब और पल्लव के बीच, कदम्ब और ये पल्लव, इनके बीच यहां पर कोलार में एक डायनेस्टी है, वेस्टर्न गंगास, मैसूर का एरिया, श्रवणबेलगोला, जहां पर महावीर भगवान की बड़ी विशालकाय मूर्ति मिली। हालांकि उसने जैनों को बड़ा प्रश्रय दिया वेस्टर्न गंगास ने, लेकिन ब्राह्मणों को भी दिया। ब्राह्मणों को दिए बिना काम ही नहीं हो सकता था। यह बात स्पष्ट हो गई होगी। और इस प्रकार से दक्षिण और दक्षिण में बड़े बड़े और राज्यों का उदित हुआ। किस किस नेतृत्व में? ब्राह्मण संस्कृति के नेतृत्व में। लेकिन यह जो इलाका है दक्षिण का, जो सबसे लोएस्ट इलाका है, ये यहां एक अजीब सी घटना घटी। यहां एक विद्रोह हुआ, कालाभराज। यह है बड़ा फेमस रिवोल्ट, कालाभरा रिवोल्ट। ब्रह्मदया ग्रांट को खारिज कर दिया। ब्राह्मणों को जो ग्रांट दिया गया है उसको इन्होंने खारिज कर दिया। ब्रह्मदया ग्रांट्स, बुद्धिस्ट मत को मानने वाले थे ये।
कहते हैं पल्लव, चालुक्य और कदंब, गंग, इन सबको मिलकर इनको मारना पड़ा। ये शायद विदेशी संस्कृति, तब तो ये विदेशी ही मानी गई होगी, तो बाहरी संस्कृति के खिलाफ स्थानीय विद्रोह था जो बहुत शांति से दमन कर दिया गया। तो 300 एडी से 750 एडी के बीच जो सबसे बड़ी घटना है वो है इन सारे राजवंशों का उदय। कौन सा राजवंश? वाकाटक राजवंश, इक्ष्वाकु, कदंब, पल्लव, चालुक्य और वेस्टर्न गंगास। कलिंग में एक और गंग नाम से फैमिली है, इसलिए इसको वेस्टर्न, उसको ईस्टर्न गंगा कहते हैं। और इन सब का नेतृत्व कौन कर रहा है? ब्राह्मणिज्म। इन सब का नेतृत्व कर रहा है ब्राह्मणिज्म। Conflict between Pallavas and Chalukyas. Next heading. Conflict between Pallavas and Chalukyas. Pallavas and Chalukyas. अब ये हैं तुम्हारे पल्लवास, ये है तुम्हारे चालुक्यास, ये है तुम्हारे कदंब, ये है गंग, ये है इक्ष्वाकु, अब लड़ाई इन दोनों के बीच हो रही है। मेन कंटेंडर ये दोनों हैं, चालुक्य और पल्लव। यानी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब का एरिया, ये कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा, अब जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठा मेडिवल पीरियड में, उसने सोचा बंगाल पर कब्जा कर लो, उसने सोचा गुजरात पर कब्जा कर लो। तो बंगाल पर कब्जा करने से क्या फायदा होगा? बंगाल पर कब्जा मतलब गोल्डन लैंड पर कब्जा। गोल्डन लैंड, गोल्डन लैंड यानी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इस पर कब्जा। यानी आपके हाथ में क्या आ गया? सिल्क आ गया और स्पाइसेस आ गया। और इन दोनों के बदले आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। गुजरात पर अगर आपका कब्जा हो गया, यानी आपका सीधा संबंध अरब की दुनिया से। अब पल्लव यहां बैठे हैं कोरोमंडल कोस्ट पे, पूरा चीन का व्यापार इनके हाथ में है, पूरा चीन का व्यापार इनके हाथ में, चाइना का व्यापार इनके हाथ में, पूरा साउथ ईस्ट एशिया का व्यापार इनके हाथ में। यहां पांडे हैं, ये भी बीच बीच में कभी कभी कूद जाते थे पांडे। अब साउथ ईस्ट एशिया क्या है? गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप, ये पूरा द्वाब चाइना साउथ ईस्ट, चालुक्य ये कोंकण कोस्ट, पूरा अरब ट्रेड इनके हाथ में है, मिडल ईस्ट। यानी इन दोनों के पास तीन चीज बेशुमार है। क्या क्या बेशुमार है? पैसा,
मनी, वेल्थ, फिर टेरिटरी, ये दोआब के एरिया, ये पूरा दोआब। तो एक वेल्थ इनके पास है, टेरिटरी इनके पास है, और फिर प्रेस्टिज, उपाधि लेंगे ना, जिसका पूरे भारत पर कब्जा। अब पूरे भारत पर कब्जा क्यों करना चाहता है राजा? क्योंकि उत्तरापथ और दक्षिणापथ पर उसका कब्जा, पूरी अर्थव्यवस्था पे भारत का उसका कब्जा। लेकिन टाइटल भी तो लेगा, चक्रवर्ती अशोक। तो एक मानसिक उपलब्धि, एक भौतिक उपलब्धि, मेटीरियल अचीवमेंट एंड साइकोलॉजिकल अचीवमेंट। इन दो वजह से लड़ाई होती थी। कौन सी दो वजह? मेटीरियल अचीवमेंट्स, मेटीरियल अचीवमेंट्स, भौतिक उपलब्धियां। यह सोना भरा हुआ है तिजोरियों में, ये इनके पास सोना भरा हुआ तिजोरियों में। और फिर टेरिटरी मिलेगी, तो आपका पूरा एरिया मिलेगा, रिसोर्स का एरिया मिलेगा। अब कदंब को जो आदमी जीतेगा, ये कदम बनवासी का एरिया, उसको क्या मिलेगा? पूरा स्पाइस मसाले के द्वीप पर उसका कब्जा होगा, पूरा मसाला वाला एरिया। गंगपुरा, सैंडलवुड, कोलार कैपिटल है, कोलार सोने की खान है। पांडे पर अगर हमला करेगा तो क्या मिलेगा? श्रीलंका से ट्रेड के इसके पास मसाला का भंडार है। ये मैप बनाओ पूरा, तब मजा आएगा तुमको पढ़ने में। ऐसे मजा नहीं आएगा। किसको मारने से क्या मिलेगा? इनके पास पूरा अरब वर्ल्ड है, चालुक्यास के पास, मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया, इनके पास चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया गोल्डन आइलैंड, गंग कोलार पे बैठे हुए हैं, कदम्ब चंदन के पूरे जंगल पे बैठे हुए हैं। पांडे श्रीलंका से पूरा ट्रेड कर रहे हैं। और फिर इंटरनल रिसोर्सेस, ट्रेड एंड कॉमर्स और फर्टाइल प्लेन्स। तो वेल्थ, टेरिटरी और प्रेस्टिज। तो मटेरियल अचीवमेंट और मेंटल अचीवमेंट। ट्रॉफी भी मिलेगी। अब जो मुसलमान शासक भारत में घुसेगा वो भारत को लूटेगा तो लूटेगा, महमूद गजनी। बुद्ध शिकन भी कहलाएगा, नाम भी होगा, मूर्ति भंजक कहलाएगा, गाजी कहलाएगा, काफिरों का विनाश करने वाला। जनता खुश होगी क्योंकि हमारा राजा गाजी है, और राजा खुश होगा क्योंकि साम्राज्य बनाने के लिए धन आ रहा है। तो पहला आदमी है पुलकेशिन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, चालुक्य राजा है पुलकेशिन सेकंड। बहुत फेमस। किससे फेमस है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन से। बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन, 10-12 इंस्क्रिप्शन ऐसे जो आपको याद रखने ही रखने। एरन इंस्क्रिप्शन, सती सत प्रथा का सबसे पहला उल्लेख है। ऐहोल पोएटिक है, रवि कीर्ति इसका कवि है, और संस्कृत में संस्कृत काव्य का बेहतरीन नमूना है। कवि कौन है? रवि कीर्ति। (609 से 642 एडी। अब ये क्या कर रहा है? हर्षवर्धन को हरा रहा है। हर्षवर्धन को हरा रहा है, यानी उत्तर को
यानी दक्कन और दक्षिण को उत्तर के साए से बचा रहा है। दो तरफ लड़ रहा है, एक तरफ हर्षवर्धन को हरा रहा है, उत्तर का राजा दक्षिण आएगा, सोने का भंडार, अली बाबा की गुफा, चंद्रगुप्त, अशोका मौर्य, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सबको दक्षिण आना है, तो हर्षवर्धन को भी आना है। किसने रोक दिया हर्षवर्धन को कि नीचे मत आना। फिर ये एक तरफ हर्षवर्धन, दूसरी तरफ कांची। कांची पल्लवों को हराया, इनसे नॉर्दर्न टेरिटरी ले लिया। उत्तरी जो क्षेत्र है पल्लवों का वो ले लिया। कृष्णा गुंटूर का जो रीजन है बहुत फेमस, वो ले लिया। और वही गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक नए वंश की स्थापना की, वेनगी। उनको कहा गया चालुक्यास ऑफ वेनगी। वो पूरा टेरिटरी ले लिया, वहां पे एक नए वंश की स्थापना कर दी कि दोनों मिलकर मारेंगे पल्लवों को। कदंब को हराया, कदंब को हराया, चंदन मिला। गंग को हराया, सोना मिला। पांडे को हराया, स्पाइसेस मिला श्रीलंका से। पल्लवों पर चेक एंड बैलेंस रख दिया। अब ये सारा मैप अपने सामने बनाओ, तो थोड़ा बड़ा बना लो। हर्षवर्धन को हराया, यानी दक्कन और दक्षिण को नॉर्थ की लूट से बचाया। पल्लव को हराया और हरा के नॉर्दर्न टेरिटरी ले ली उनसे। कृष्णा गुंटूर का जो रीजन है वो ले लिया, और फिर गोदावरी और कृष्णा के बीच एक नए वंश की स्थापना कर दी, वेनगी। इनको ईस्टर्न चालुक्यास कहा जाता है, पूर्वी चालुक्य। चेक एंड बैलेंस लगा दिया पल्लवों पर। फिर कदंब को हराया, कदंब को हराया तो चंदन के सोर्सों पर कब्जा। गंग को हराया, कोलार की सोने की खानों पर कब्जा। फिर पांडे को हराया, श्रीलंका के ट्रेड पर कब्जा। यही तो महानता होती है राजा की। पुलकेशिन सेकंड, बादामी चालुक्यों का महानायक। शॉर्ट नोट लिख देना। अब देख लेना पल्लव राजा का क्या नाम था जिसको इसने हराया था, वो प्री का क्वेश्चन हो जाएगा। कदंब राजा का क्या नाम था, गंग राजा का क्या नाम था। छोड़ना मत किसी चीज को, छोड़े तो गए। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। पुलकेशिन सेकंड, सेकंड अटेम्प्ट जब इसने कांची पर किया वो फेल हो गया। सेकंड अटेम्प्ट फेल हो गया और ये मारा गया। और अब पल्लवों को एक महान शासक मिल गया, नरसिम्हवर्मन। नरसिम्हवर्मन 630 से 668 एडी। टाइटल क्या है? वातापी कोंडा, वातापी को बर्बाद करने वाला। अब साउथ ईस्ट एशिया के साथ इस साथ साथ मिडिल ईस्ट प्लंडर, अकूत संपत्ति लेकर आया।
नरसिम्हवर्मन, वतामीकोंटा, फिर चोल को हराया, चेरा को हराया, पांडे को हराया, कलाभ्र विद्रोह को दबाया, और कांची के गौरव को फिर से स्थापित किया, अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन का विनाश किया। और दबदबा, सारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जो दक्कन और दक्षिण के, उस पर फिर से कब्जा कर लिया। 7th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इस लड़ाई में थोड़ी सी मंदी दिखाई पड़ती है। 7th सेंचुरी के एंड में, 8th सेंचुरी की शुरुआत में यह लड़ाई फिर शुरू होती है। और अब चालुक्यों को एक राजा मिला, विक्रमादित्य सेकंड। और इस आदमी ने 3 बार कांची को लूटा, 3 टाइम्स, 3 बार कांची को लूटा और राउट कर दिया पल्लवों को, खत्म। हालांकि छोटे मोटे लंबरदार सामंत के रूप में 1 सेंचुरी चलते रहे, 100 साल चलते रहे, लेकिन खत्म कर दिया। एक तरफ चालुक्यों ने पल्लवों को खत्म किया और दूसरी तरफ चालुक्यों के सामंत राष्ट्रकूटों ने 757 एडी में चालुक्यों को खत्म कर दिया। अब राष्ट्रकूट शक्ति बनकर उभरेंगे और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करेंगे। फिर बहमनी विजयनगर लड़ेंगे, फिर विजयनगर तालीकोटा के युद्ध में खत्म हो जाएगा। सारी लड़ाई यही है, तालीकोटा के युद्ध में खत्म हो जाएगा। फिर बहमनी 5 स्टेट में बढ़ जाएगा, अहमदनगर, बीजापुर, मिडिल इंडिया। फिर वो सब, यही सारा एरिया है, वो यही लड़ाई है। कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा गुंटूर, कोरोमंडल, मालाबार कोस्ट। और इन्हीं आपस की लड़ाई में बीच बीच में नॉर्थ का आदमी आता रहेगा। अलाउद्दीन आ जाएगा मिडिल इंडिया में, खूब धन लेकर जाएगा, यहां से मालिक काफूर को भेजेगा। और जहां आज वाकाटक बैठे हैं, वहां तब यादवास ऑफ देवगिरी, रामचंद्र यादव उसको लूटेगा, उसको दोस्त बनाएगा, उसके सहारे पूरे दक्षिण भारत को लूटेगा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक लूटेगा, लेकिन अपनी गलत नीतियों की वजह से फंस जाएगा। फिर 1398 में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म होते होते एक कांड कर जाएगी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर जाएगी दक्कन में। बहमनी के काउंटर में फिर विजयनगर पैदा हो जाएगा कर्नाटका में। फिर बहमनी विजयनगर का झगड़ा चलेगा। फिर 1565 तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर खत्म हो जाएगा। फिर बहमनी 5 छोटे छोटे राज्यों में टूट जाएगा। फिर वो आपस में लड़ेंगे, मुगलों से लड़ेंगे। फिर मुगल और ये दक्कनी राज्यों के बीच का जो झगड़ा है, इनका फायदा उठाकर एक और शक्ति पैदा होगी, मराठा। और फिर उस मराठा इतिहास का महानायक होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। युद्ध चलेगा, वेल्थ, टेरिटरी और प्रेस्टीज। अगली हेडिंग डाल लीजिए, टेम्पल्स।